नमस्कार सभी को, मैं राकेश नागर एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीयूटी पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर अपन ने लिया है एबीसी ग्रुप का, है ना, जो 27 मई 2023 का पेपर है। शिफ्ट थर्ड का पेपर होने वाला है और केमिस्ट्री अपन बात करने वाले हैं ना, केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करने वाले हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी मतलब जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कप्पा से डिनोट करते हैं। और कप्पा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर ए। क्या होता है? एल बाई आर ए, है ना। इसको बोला जाएगा एल बाई आर ए। यहां एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर यहां होता है रेजिस्टेंस, आर यहां होता है रेजिस्टेंस। और ए जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक। अब कप्पा जो है, कप्पा इज इक्वल टू लेंथ जो है उसको किस में मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर में या फिर बोलो मीटर में, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल देंगे, है ना, फिर अपन बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बोलो कप्पा इज इक्वल टू ये 1 में बोलो ओम होने वाला है, और फिर बोलो सेंटीमीटर, ठीक। तो कप्पा इज इक्वल टू बोलो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है ना। ओम को अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर की जगह यदि मान लो अपने को मीटर दे दिया, है ना, सेंटीमीटर की जगह अपने को क्या दे दिया? बोलो मीटर दे दिया, तो अपन मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। तो बोलो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आने वाला है? सी आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया है, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड Na3AlF6 और CF2। जब अपन एल्यूमिना या जो बॉक्साइड और है ना, उसका जब अपन प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या एल्यूमिना का जब प्यूरिफिकेशन अपन करते हैं, तो अब क्या होने वाला है? इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं ये जो एल्यूमिना है, ये एक तरीके से बेड कंडक्टर होता है ना। इसके अंदर करंट का फ्लो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर करंट फ्लो करने के लिए या कंडक्टिविटी को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए, या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, या फिर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? Na3AlF6, जिसका नाम होता है क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा गया, क्रायोलाइट या फिर बोलो फ्लोरिस्पार CF2, या फिर ये मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे या फिर मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो बोलो सबसे पहले डिक्रीज द कंडक्टिविटी, ये तो गलती हो गया। बोलो आंसर जो है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, Al2O3 मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है? ये लोअर करता है, मतलब कम करता है। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि चले तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटालिटिक रिडक्शन प्रोपेनल, है ना। प्रोपेनल मतलब एक तरीके से प्रोपेनल को यदि देखें तो ये आयुपेक नेम ऑफ बोलो एल्डिहाइड होने वाला है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। जब एल्डिहाइड का कैटालिस्ट के द्वारा क्या करवाया जाता है? रिडक्शन कराया जाता है, मतलब कैटालिटिक रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन जब कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो उस केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। मतलब जब एल्डिहाइड, है ना, यदि मैं यहाँ बात करूँ थ्योरेटिकल पॉइंट की, तो मैं बात करता हूँ जब एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया जाता है, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से कैटालिस्ट काम आते हैं? बोलो LiAlH4, यहाँ बोलो निकल हो जाएगा, फिर बोलो प्लेटिनम हो जाएगा, फिर बोलो पैलेडियम हो जाएगा, बताओ। फिर बोलो MPV रिडक्शन भी होता है, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले, है ना, जिसके अंदर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है ना। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है, MPV रिडक्शन जिसको बोलते हैं ना। तो उस केस में यहां क्या बनने वाला है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल यहां बनने वाला है। रिएक्शन का पैटर्न क्या होने वाला है? रिएक्शन किस तरीके से होती है? तो मान लो मुझे प्रोपेनल दिया है, तो प्रोपेनल का मतलब होता है 3 कार्बन, CH3 CH2 और बोलो C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। रिडक्शन कराना है, कैटालिस्ट यहाँ पे कोई सा भी लिया जा सकता है। अब बोलो यहाँ क्या होने वाला है? अब बोलो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ से बोलो
यहां से बोलो ये वाला बॉन्ड जो है क्या होगा, ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 और फिर बोलो CH2 है ना, और फिर क्या आने वाला है OH, मतलब बोलो CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा और फिर बोलो क्या आने वाला है OH। इसका नाम यदि अपन देखें तो वन प्रोपेनॉल होने वाला है या प्रोपेन 1 ओल होने वाला है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक मेरी बात जो है सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपन PYQ के बारे में बात करें, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं ये अपने दिमाग में होना चाहिए, हर चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, है ना, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन पे सबसे पहले चैप्टर का नाम याद होना चाहिए ना, चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल का चैप्टर होने वाला है ना। और ये क्वेश्चन जो है विटामिन में से पूछा गया है, ये भी देखो ध्यान से, विटामिन में से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब केमिकल नेम ऑफ विटामिन दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे विटामिन ए का ये केमिकल नेम दिया गया है, ये विटामिन ए है अपना, ये राइबोफ्लेविन है, ये बोलो विटामिन डी है, ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है ये सब अपने को क्या दी गई है, डिसीज दी गई है ना। यहाँ पे डेफिशिएंसी डिसीज अपने को दी गई है। सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड को देखें तो सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड मतलब स्कर्वी, इसकी ट्रिक भी अपन ने याद करके आए हैं ना, है ना, इसकी ट्रिक भी अपने को याद है। तो एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में यदि बात करें तो ब्लीडिंग गम से मतलब जो स्कॉर्वी डिसीज होती है ना, मसूड़ों में से ब्लड का बहना स्टार्ट होता है ना। तो ए का क्या आने वाला है बोलो, सबसे पहले ए के साथ में कौन आने वाला है बोलो, तो ए के साथ में आएगा थर्ड, है ना। तो ए का थर्ड सबसे पहले चेक कर लो, तो या तो सी होगा या फिर बोलो क्या होगा, डी होगा, है ना। ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल आउट ही हो गए। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ना, ये एक या दो अपन मैच करेंगे ना, आंसर आ जाएगा अपना, है ना, ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, है ना। तो बोलो सबसे पहले ए का क्या आने वाला, थर्ड, तो ए का थर्ड अपने पास सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में है, ए और बी में नहीं है, मतलब इनको क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर दो इनको। अच्छा, इसके बाद आगे चेक करते हैं, चलो आगे चेक करते हैं। तो विटामिन डी है ना, विटामिन डी मतलब कहीं ना कहीं विटामिन डी को अपन इस तरीके से याद किया था डॉक्टर के नाम से, है ना, डॉक्टर के नाम से। तो ओ मतलब इसकी डिसीज होती है, विटामिन डी के साथ में ऑस्टियोमलेशिया आता है ना, ऑस्टियोमलेशिया आता है, और ये बोलो रिकेट्स आता है, ये बोलो क्या आता है, रिकेट्स आता है, और ये बोलो ऑस्टियोमलेशिया आने वाला है, ये क्या आने वाला है, ऑस्टियोमलेशिया आने वाला है ना। तो बोलो विटामिन डी के साथ में बोलो, विटामिन डी के साथ में कौन आने वाला है, ऑस्टियोमलेशिया, मतलब बोलो विटामिन डी के साथ में बोलो बी का क्या आने वाला है, बी का आने वाला है बोलो बी का जो है वो आएगा बोलो सेकंड, है ना, बी का क्या है सेकंड। तो बोलो ये ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ तक सेम था, लेकिन बी का सेकंड यहाँ पे क्या आया, 4 आया, मतलब ये गलत हो गया, आंसर सीधा अपना क्या हो जाएगा, सी। मतलब दो के मैच करने से अपना आंसर आ रहा है, ज्यादा अपने को आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो अपने को फिर भी मैच करना हो तो विटामिन ए चेक कर लो, है ना, विटामिन ए जीरोप्थेल्मिया होगा, है ना, विटामिन ए क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया, मतलब इसके अंदर कौन आएगा, फर्स्ट, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस भी अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि विटामिन ए के अंदर बोलो नाइट ब्लाइंडनेस भी आया था। विटामिन ए जो कैरेट इसका मेन सोर्स होता है ना, कैरेट क्या होता है, इसका मेन सोर्स होता है। फिर बोलो राइबोफ्लेविन अब अपन पहचान लेंगे, चिलोसिस इसके अंदर आ जाएगा 4th नंबर, है ना, ये 4th नंबर इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब आंसर क्या आने वाला है, अपना आंसर जो है वो सी आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, है ना, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स मतलब अपन ने स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर देखे हैं, लेकिन हमने बोला था कि जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेटिंग लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो सबसे ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड बोलो, चिलेटिंग लिगेंड मतलब जो पॉलीडेंटेड होता है, पॉलीडेंटेड मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये सब कैसे होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना। तो चिलेटिंग लिगेंड बोलो सबसे ज्यादा किस में होने वाला है, इसके अंदर, है ना, सी ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। यहां पे देखो 2 चिलेटिंग लिगेंड है, यहां बोलो एक ही चिलेटिंग लिगेंड है, और यहां बोलो 3 चिलेटिंग लिगेंड है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ये होगा ना। जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होंगे स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज्यादा होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ईथर की रिएक्शन अपने पास, है ना, ईथर दिया गया है और अपने को HI के साथ रिएक्शन कराने के लिए बोला गया है ना, HI के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यदि मैं ROR के बारे में बात करूं, है ना, तो यदि मैं रेड फास्फोरस HI लेता हूं ना,
3 टाइप की रिएक्शन कराएंगे। रेड फास्फोरस HI लिया जाए तो ये मास्टर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये अच्छों को लेके जाता है कहाँ पे, एल्केन के अंदर, है ना, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा अपने पास आता है HI दिया गया है ना, और यदि HI के साथ में अपने को ब्रैकेट के अंदर एक्सेस लिख के दे दिया ज्यादा क्वांटिटी में, तो यहाँ केवल क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, है ना, यहाँ क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, है ना, क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन यदि सिंपल HI लिख के दिया, सिंपल कोई एक्सेस नहीं दिया है, HI लिख के दिया है, तो यहाँ RX मतलब अल्काइल हैलाइड बनता है, और अल्कोहल मतलब बोलो ROH भी बनता है, दोनों ही बनते हैं ना दोनों ही बनते हैं ना। अब देखो ध्यान से, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो बॉन्ड ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में बॉन्ड वहां से ब्रेक करना है जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनना हो, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ना वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यदि मान लो मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता हूं, है ना, तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा और ये कार्बोनाइन बन जाएगा। लेकिन यदि मान लो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये बोलो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है और ये बोलो माइनस आएगा। अब मुझे एक तरफ HI जोड़ना है तो H और ये बोलो I, तो यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस और ये बोलो माइनस, बस प्लस माइनस को जोड़ दो, तो बोलो ये कहां जाएगा, यहां पर, और ये कहां जाएगा, यहां पर। तो बोलो यहाँ पे CH2 क्या आने वाला है, I, और यहाँ क्या आने वाला है, CH3OH, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो कंडीशन दी है ना वो ये वाली कंडीशन दी है ना, HI वाली। ये 2 कंडीशन अपने को क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है, अपने को कंडीशन ये वाली दी है ना। 3 टाइप की रिएक्शन HI वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द गिवन कॉम्प्लेक्स द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक, है ना। ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, और ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड के बेस पे अपन ने देखा है ना। इसमें यदि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम टाइप के लिगेंड है ना, सेम टाइप के यदि लिगेंड आते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक। क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। और यदि डिफरेंट टाइप के आते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। क्वेश्चन के अंदर बोला है हेट्रोलेप्टिक, मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड देखना है। बोलो इसमें सारे लिगेंड कैसे हैं, सेम, होमो हो जाएगा, होमो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोलो इसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं, बोलो ये भी क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, है ना। ये होमो टाइप का कॉम्प्लेक्स होने वाला है। यहाँ बोलो Cl2 भी है और ये फोस्पिन भी है ना, ट्राइफिनाइल फोस्पिन होने वाला है ना। तो बोलो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, हेट्रो, 2 टाइप के लिगेंड हो गए, है ना, 2 टाइप के लिगेंड हो गए। यहाँ बोलो ये भी 2 टाइप के लिगेंड हो गए, ये भी क्या हो जाएगा, बोलो हेट्रो हो जाएगा, है ना। ये भी क्या होने वाला है, हेट्रो होने वाला है। तो बताओ दोनों ही हेट्रो होने वाले हैं, तो बोलो C और बोलो D, है ना। C और D कैसे होने वाले हैं, हेट्रो, है ना। तो C और D मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, है ना, B, और C एंड D ओनली, दोनों ही जो है हेट्रोलेप्टिक अपने पास कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं ना। सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, है ना। इसमें से कौन जो है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से नहीं होता है ना, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। तो बोलो सबसे पहले डायबिटीज जो है, बोलो इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक, ये बोलो गोइटर जो है, गोइटर डिसीज, बोलो थायरोक्सिन हार्मोन। और कैंसर, ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो कैंसर जिसके कारण होता हो, है ना। और हाइपोग्लाइसेमिया, बोलो ये भी इंसुलिन हार्मोन ही होने वाला है ना, ये भी इंसुलिन हार्मोन ही होता है। एक हाइपरग्लाइसेमिया होता है ना, और एक हाइपोग्लाइसेमिया होता है ना, ये भी इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है ना, जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब आंसर क्या आने वाला है, C। आंसर क्या आने वाला है, C आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है, C आने वाला है। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, है ना। 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया दी है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट कोटि अभिक्रिया दी है ना। चलो इसके लिए अपने को क्या करना है, यूनिट निकालना है ना। देखो यूनिट के अपने को दिए गए हैं लिस्ट सेकंड में, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए अपने को एक शॉर्टकट फॉर्मूला पता है कि मोल पर लीटर और 1 - n, और यहां लिखा जाएगा बोलो सेकंड इनवर्स, यहां लिखा जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ये n जो है, ये n क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये क्या होगा, बोलो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर में 0 ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से अपन आगे सोल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले यदि मान लो मैं यहाँ n की वैल्यू क्या रखता हूँ 0, है ना। जब n की वैल्यू 0 रखी जाएगी, सभी लोग ध्यान समझेंगे, जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो मोल पर लीटर, और ये 1 - 0 मतलब 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू ये सेकंड इनवर्स रहेगा, है ना। तो उस केस में अपने पास जो आंसर आने वाला है ना, आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर जो आएगा वो बोलो मोल, है ना। और ये लीटर ऊपर जाएगा तो बोलो लीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स पहले से दिया गया। ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होने वाली है ना। तो बोलो जीरो ऑर्डर मतलब ए, है ना। ए के साथ में कौन आने वाला है, ए के साथ बोलो थर्ड आने वाला है ना। ए का क्या होने वाला है, थर्ड होगा, है ना। ए का आंसर क्या आएगा, थर्ड। ए का आंसर थर्ड आएगा, मतलब इसमें से चेक कर लो चलो पहले, है ना। ये यहाँ पे ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, मतलब इन तीनों में से कोई एक रहेगा। डमरू तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, डमरू आंसर मतलब जो डी है वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 1 - 1 मतलब 0, और जब किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, मतलब ये पूरे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल सेकंड इनवर्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो किसके साथ मैच होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो किसके साथ, कौन से ऑप्शन के साथ में मैच हो रहा है बताओ, फर्स्ट के साथ में ना। किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ, ये थर्ड और ये बोलो फर्स्ट, मतलब बी का क्या आने वाला है, फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है बताओ, बी का फर्स्ट केवल यहीं पे दिख रहा है, बाकी दोनों खत्म हो गए। बताओ ये आंसर तो सीधा सीधा अपना क्या हो गया, सी हो गया, है ना। आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी। मतलब बाकी को भी अपन सोल्व कर सकते हैं ना, यदि अपना आंसर नहीं आता मान लो यहाँ तक भी, तो फिर अपन फिर वापस क्या करते हैं, एन की वैल्यू क्या रखते हैं 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर दिया है ना। एन की वैल्यू क्या रखते हैं 2, फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे अपन रख के अपन क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आ ही रहा है ना, हर साल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। गैल्वेनिक सेल कैन बी कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होता है ना। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके लिए अपन केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल का मतलब ये है, गैल्वेनिक सेल में क्या होने वाला है कि कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, मतलब जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किस में जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। अब मेरे पास जो गैल्वेनिक सेल है ना, जिसके अंदर एनोड जो है ना, जिसके अंदर एनोड कौन होता है, जिंक होता है ना, गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है। जो अपन लगभग डेनियल सेल जिसका एग्जांपल अपन लेते हैं ना। और कैथोड जो है वो होता है कॉपर, है ना। कैथोड कौन होता है, कॉपर होता है, ठीक। और ये जो डेनियल सेल है या जो गैल्वेनिक सेल है, ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, कितना करंट प्रोड्यूस करता है, तो इन दोनों का जब सेल बनाते हैं तो 1.1 वोल्ट का जो करंट है यहां से प्रोड्यूस होता है ना, 1.1 का, है ना। ये बिल्कुल फिक्स है ना, ये बिल्कुल फिक्स होने वाला है ना। मतलब एनोड कैथोड बनाया है ना, और एनोड कैथोड बनाने के बाद सर्किट तैयार किया अपन ने, तो वहां से कितना वोल्टेज मिलेगा अपने को, 1.1 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी जो है केमिकल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इतना वोल्टेज बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन अभी वो सेल किसका काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल का। लेकिन यदि मैं बाहर से इसको करंट देता हूँ, है ना, बाहर से मैं बैटरी जोड़ता हूँ इसमें, इस कनेक्शन के अंदर, है ना, मैं बाहर से बैटरी जोड़ता हूँ और बाहर से मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी उसको देता हूँ, तो उस केस में अब क्या होने वाला है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, मतलब अब ये गैल्वेनिक सेल किस में कन्वर्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, तो अब मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि जब तक मैं इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दूंगा, है ना, 1.1 से वोल्टेज जब ज्यादा दूंगा, एक्सटर्नल वोल्टेज जिसको अपन बोल रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि मैं बाहर से जो वोल्टेज दे रहा हूं वो इससे ज्यादा होगा, तभी क्या होने वाला है, ये गैल्वेनिक सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होगा, तभी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1.1 से ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब आंसर सीधा क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि 1.1 तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, जब उससे ज्यादा वोल्टेज दूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। जो गैल्वेनिक सेल है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। इन निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट यहां लिख देता हूं, यदि मैं
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा होती है जिंक की, हाईएस्ट, है ना। फर्स्ट 3D की बात कर रहा हूं मैं ना, 3D सीरीज की, है ना। उसके बाद यदि मैं IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूं तो वो होगी, बोलो किसकी, कॉपर की, है ना। और यदि मैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो वापस कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, वापस जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाता है, क्योंकि IE1 फर्स्ट क्यों होता है, क्योंकि 3D10 और बोलो क्या होता है 4s2, है ना। यहाँ पे लास्ट में क्या होता है 3D10 और बोलो 4s2, है ना। और यहाँ बोलो यहाँ कॉपर है ना, तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे। मैं पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, है ना। 3D10 और बोलो 4s1। यहाँ जिंक के लिए एक बार फिर से लिखता हूँ 3D10 और बोलो 4s2, है ना। अब देखो ध्यान से, है ना, यदि मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा अभी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, फुली फिल्ड है, एकदम कंप्लीटली फुल फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जिंक की सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बोलूंगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना जा रहा हूं तो फिर से वापस मुझे ऑर्बिटल कैसा मिला, फुली फिल्ड मिला, एकदम कंप्लीटली स्टेबल ऑर्बिटल है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब क्या हो गया कि सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ कॉपर जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा उस पूरे पीरियड के अंदर, है ना। और यदि मैं थर्ड के बारे में बात करूं, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, किसकी, जिंक की। थर्ड का मतलब ये है कि दो तो पहले से खत्म कर दिए मैंने, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो वापस कहां से निकलेगा, 3D10 से। इसका मतलब तीसरी वाली ज्यादा किसकी होगी, जिंक की होगी। तो अब देखो स्टेटमेंट, है ना, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब वही 3D सीरीज होने वाली है विद हाईएस्ट, है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना, बिल्कुल कैसा होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट अपना कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। सेकंड के बारे में बात करें, है ना। अच्छा, ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे देखो अपने को पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच, है ना, गलत पूछा अपनों से कि कौन मैच नहीं करा। अब ये तो करेक्ट है तो ये अपना आंसर नहीं हो, अपने को तो इनकरेक्ट बताना है ना, नॉट करेक्ट मैच बताना है ना। तो बोलो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद लोवेस्ट एटोमाइजेशन, है ना। बिल्कुल जिंक की जो एटोमाइजेशन एनर्जी है ना वो सबसे कम होती है। एटोमाइजेशन एनर्जी मतलब जो एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट अपन देते हैं ना उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन हीट, है ना, जो सबसे कम होती है। जिंक की सबसे कम होने वाली, क्योंकि सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो बॉन्ड अच्छे से बन नहीं पाता है, एटम बड़ी आसानी से अलग अलग हो जाता है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन लगभग मतलब जीरो ही है, एक तरीके से लगभग क्या जीरो ही है उसके अंदर, है ना। फिर बोलो लास्ट एलिमेंट, है ना, लास्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या है, मरकरी। क्या लास्ट एलिमेंट मरकरी होता है। तो हमको पता है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है ना स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक जाती है। मतलब ये बिल्कुल कैसा होने वाला है, इनकरेक्ट होने वाला है। ये कैसा होगा, इनकरेक्ट होने वाला है। ये कैसा होगा, इनकरेक्ट होने वाला है ना। मतलब ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। और ये बोलो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी किसकी होने वाली है, बोलो जिंक की। तो ये भी क्या है, एकदम करेक्ट होने वाला है। मतलब एक ही इनकरेक्ट होगा, वो कौन होगा, सी मतलब बी मतलब बकरी मतलब बॉम्बे। ये अपना आंसर होने वाला है, ठीक है, ये अपना आंसर होने वाला है। सी केवल कैसा है, इनकरेक्ट है, बाकी सबके सब कैसे होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड होता है ना उसकी रिएक्टिविटी किसकी बेस पर एक्सप्लेन की जाती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है हम बोलते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो बोलो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि 3 डिग्री है ना। 3 डिग्री मतलब ये बिल्कुल इस टाइप का होने वाला है ना, ये बिल्कुल जो है इस टाइप का होने वाला है। यहाँ से मैंने क्लोरीन, है ना, ये बोलो, फिर मैंने यहाँ फिनाइल ग्रुप लगाया है, फिर यहाँ मैंने फिनाइल ग्रुप लगाया है ना, ये बोलो इस तरीके से 3 फिनाइल ग्रुप लगाया है ना। बोलो दूसरा मैंने कोई फिर से बनाया, एक बार फिर से बनाता हूँ, चलो, है ना। ये फिर बोलो एक बार फिर से बनाया गया है ना, ये बोलो, है ना, ये बोलो। और एक और देखो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा बताओ, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ना। तो अपने को क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, बॉन्ड ब्रेक करना है और बोलो कार्बोकेटायन बनाना है।
ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, ये रेजोनेंस हो रहा है, इसमें थोड़ा रेजोनेंस हो रहा है लेकिन थोड़ा उससे कम हो रहा है ना, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, 2 डिग्री और ये बोलो 1 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री अपने को पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है ना। तो बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी 3 डिग्री की होने वाली है, तो 3 डिग्री, फिर बोलो 2 डिग्री और फिर बोलो 1 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। aqueous CuSO4 solution gives green precipitate of X with aqueous KF, है ना। चलो ये बिल्कुल याद करने वाला ही क्वेश्चन है ना। ये CuSO4 जो होता है एक्वस में, है ना, एक्वस में ये रिएक्शन करता है बोलो KF के साथ में। KF भी कैसा होता है, एक्वस होता है। ये रिएक्शन करके बोलो CuF4 नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, CuF4 नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और जिसके ऊपर चार्ज आएगा -2, है ना। ग्रीन पीपीटी बनती है। कौन सी पीपीटी बनती है, ग्रीन कलर की पीपीटी बनती है, जो बिल्कुल कौन सा होने वाला है, बिल्कुल बी आंसर होने वाला है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी मतलब बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। बी मतलब क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, बताओ, हाँ क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। सबसे पहले है ना, टर्शरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हेन हिट विद कॉपर और 573 केल्विन, मतलब लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। जो डिहाइड्रोजनेशन नाम की एक रिएक्शन होती है, जब अपन 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो एल्डिहाइड बनता है ना। 2 डिग्री का जब कराते हैं तो कीटोन बनता है, और जब 3 डिग्री का करवाते हैं तो उस केस में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचता है तो फिर एल्कीन बनता है और वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे, टर्शरी अल्कोहल, है ना। सबसे पहले जब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया था ना, मैं पहला स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूँ, है ना। जब 1 डिग्री अल्कोहल लिया गया था, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल में हम लोगों ने कॉपर और बोलो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है तो यहाँ बनता है एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जब हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है बोलो, हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। और जब 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना है, 2 डिग्री अल्कोहल जब लिया जाएगा तो कीटोन बनेगा और एक बार फिर से हाइड्रोजन बाहर, मतलब यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इन दोनों में तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल दिमाग बात बिठा लेना है, दोनों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब 3 डिग्री अल्कोहल लिया जाएगा, जब 3 डिग्री अल्कोहल लिया जाएगा तो उस केस में यहां पर जो है एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है और साथ में वाटर बाहर हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो उस केस में हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, उस केस में अपन इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, H2O का रिमूवल जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मतलब जो पहला स्टेटमेंट दिया ना, टर्शरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या अंडरगो मतलब ऑक्सीडेशन होता है क्या, है ना, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता, ये तो गलत ही है, मतलब, है ना। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट आया है, सैलिसिलिक एसिड, है ना, सैलिसिलिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। तो देखो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बोलो COOH, है ना, और यहाँ आएगा OH। बिल्कुल ये स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ये करेक्ट और ये बोलो इनकरेक्ट होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एज ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज इन द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत होने वाला है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमको पता है डिहाइड्रेशन के अंदर जो है ना, डिहाइड्रेशन के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, डिहाइड्रेशन के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होता है ये वाला, है ना। आर मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब यहाँ से OH बाहर जाएगा, है ना। OH जब बाहर जाएगा तो उस केस में ध्यान देंगे कि OH जब बाहर जाएगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन जो है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकेटायन बनेगा ना वो मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है हम बोलते हैं कि रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। मतलब ये एक बार फिर से क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो सी गलत है, ए भी गलत है, बी वाला अभी तक सही है ना। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, है ना, एट ऑर्थो एंड बोलो पैरा पोजिशन इन एनिसोल, है ना। बिल्कुल ये करेक्ट होने वाला है। एनिसोल मतलब बोलो बेंजीन के ऊपर OCH3, है ना।
बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे, OCH3, और ये बिल्कुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये +R शो करने वाला ग्रुप है, और जब ये लोन पे डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर बोलो पैरा पर, मतलब दोनों पे अटैक करेगा। मेजर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो उस केस में जो है ये वाला जो डी वाला स्टेटमेंट है ये भी कैसा होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखो एस्पिरिन के बारे में बात करें ना, तो एस्पिरिन क्या होता है ना, एस्पिरिन ये तो फॉर्मूला गलत दिया है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है ये कहाँ आता है, ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब बी और डी जो है अपने पास दो स्टेटमेंट कैसे होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं, बी और डी, मतलब आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आंसर क्या आएगा, ए आएगा, है ना। इतनी बात जो है मेरे हिसाब से समझ में आई गई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl K3PO4 एंड बोलो KCl, है ना, यहाँ पे अपन थोड़ा सा कॉमा लगा लेंगे, है ना, ये अलग अलग है, R 110.2 है ना, उसके बाद 98.8 और उसके बाद 134.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया है ना, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na3PO4 दिया गया है। सबसे पहले सिंपल टाइप का एक मेथड है इसमें, है ना। सबसे पहले ये जिसके लिए अपने को कंडक्टिविटी निकालना है उसको लिख देंगे Na3PO4, है ना। अब इसके बाद इन तीनों से अपने को इसकी कंडक्टिविटी निकालना है ना, इन तीनों से अपने को इसकी कंडक्टिविटी निकालना है। देखो सबसे पहले कौन सा आयन इसके साथ मैच हो रहा है, तो बोलो सोडियम क्या इसके साथ मैच हो रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे सोडियम। जो मैच हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जो मैच हो रहा है उनको प्लस करके लिखेंगे, है ना, और जो मैच नहीं हो रहा है उसको माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो NaCl आ रहा है, बोलो PO4 किसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, मतलब इसको भी प्लस करके लिखेंगे। K3 और क्या आएगा, बोलो PO4 आएगा, बाकी को क्या कर देंगे, माइनस करके लिखेंगे। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं बोलो z मान लेता हूँ, है ना। ये वैल्यू जो है ना, इसको मैं x y z के नाम से लिख रहा हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है, ताकि आसान रहेगा, ठीक है, प्लस और ये बोलो माइनस। चलो अब देखो यहाँ कितने सोडियम, बोलो 3 सोडियम, तो बोलो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3, तो यहाँ भी क्या लगाऊंगा 3, है ना, क्योंकि बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलो PO4, है ना, तो बोलो PO4 मेरे पास PO4 कितना है, बोले PO4 यहाँ एक ही है, यहाँ PO4 एक ही दिखा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर बोलो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, कितने Cl को बाहर करना है, बोले मुझे 3 Cl को बाहर करना है ना। कितने Cl को बाहर करना है, क्योंकि यहाँ पे Cl जो दिख रहा है मुझे, कितना Cl दिख रहा है 3 Cl, तो मुझे 3 Cl को जब बाहर करना है तो मुझे यहाँ क्या करेगा, 3 KCl करूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस x y और z की वैल्यू पुट कर दो, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, NaCl x से आने वाला है, तो 3 इंटू बोलो क्या आएगा 110.2 प्लस बोलो y की वैल्यू, बोलो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी 98.8, है ना। फिर बोलो माइनस 3 इंटू बोलो z कितना आ रहा है, z बोलो 134 पॉइंट बोलो 6, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे अपना आंसर, है ना, तो मल्टीप्लाई और प्लस करके आंसर अपना आ जाएगा डी, है ना, डमरू, है ना। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना, आराम से बैठ के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A group 14 element is converted into N-type semiconductor by doping it with, है ना, ठीक है। जब अपन सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर जब सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है तो हम इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, है ना, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो देखो ध्यान से, जब सिलिकॉन के अंदर अपन क्या करते हैं, है ना, सिलिकॉन के अंदर अपन ग्रुप 13 मिलाते हैं, है ना, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उस केस में जो है अपने को P टाइप मिलता है ना, P टाइप मिलता है पॉजिटिव ना, पॉजिटिव एक होल बनता है जिसको P टाइप बोलते हैं, ठीक है। और यदि सिलिकॉन के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, ग्रुप नंबर 15 मिलाते हैं, तो फिर N टाइप बनता है, जिसमें नेगेटिव एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके मूवमेंट से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ग्रुप 15 मतलब यहाँ चेक कर लो, ग्रुप 15 मतलब बोलो ये फॉस्फोरस होने वाला है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द वन विच इज कोवलेंट ग्रीन ऑयल, है ना, मतलब सर समझो हरा तेल किसको बोलते हैं, तो सीधा ये याद करने वाले क्वेश्चन है, लर्न करना है ना। Mn2O7 को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट ग्रीन ऑयल बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन ऑयल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। चलो मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, है ना। देखो सेरोटोनिन, ये अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर होने वाला है।
कुछ मेडिसिन अपने को दी है और कुछ अपने को मेडिसिन के जो नाम वगैरह है वो दिए गए हैं। एंटी हिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक होता है ना, एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ट्रैंक्विलाइजर जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करने का काम करता है ना, स्ट्रेस कम करता है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो डिप्रेशन को कम करता है, ठीक है। तो जो सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन जो होता है ये ट्रैंक्विलाइजर्स होता है ना, सेरोटोनिन जो है ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। ये इसके सामने क्या लिखा जाएगा, थर्ड लिखा जाएगा। अब ये याद करने वाले क्वेश्चन है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। बिल्कुल ट्रैंक्विलाइजर होता है ना। उसके बाद जो फिनेल्जीन जो होता है ना, फिनेल्जीन ये एंटी डिप्रेसेंट, ये डिप्रेशन को कम करने का काम करता है। मतलब ये फोर्थ आने वाला है ना, मतलब ए का थर्ड हो जाएगा, है ना, ए का थर्ड और बी का फोर्थ हो जाएगा, है ना, ए का थर्ड बी का फोर्थ। मतलब आंसर सीधा सीधा अपना क्या आने वाला है, सी आने वाला है। और ये तो सीधा सीधा अपने पास क्या हो जाएगा, बोलो, ये जो है एंटीबायोटिक माइसिन जहां आता है ना, वो लगभग अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक ही होता है, ठीक है। तो आंसर सीधा सीधा क्या आने वाला है, सी आने वाला है, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन दी है और अपने को ए पूछा है ना, ए पूछा है, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन अपने को कराना है ना। फिनोल की रिएक्शन किस तरीके से होती है, फिनोल की रिएक्शन किस तरीके से होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O और फिर से बोलो CH3, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन जब होगी तो बोलो ये बनता है एसिटिक एसिड और ये सीधा कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ जो प्रोडक्ट, अच्छा ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ना, H+ साथ में दिया है ना, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये बोलो O आने वाला है और ये C डबल बॉन्ड O और ये बोलो क्या आ जाएगा, CH3, है ना। सीधा आंसर क्या आने वाला है, ए, है ना। आंसर क्या आने वाला है, ए। ये रिएक्शन सीधी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म्ड विद I2 सॉल्यूशन एंड बोलो NaOH विल गिव आइडोफॉर्म, है ना, विल गिव आइडोफॉर्म। अब कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, कौन नहीं देता है, इसके लिए मैंने तुमको एक फॉर्मेट बताया है। एक फॉर्मेट तो अपने पास ये होता है कि CH3, है ना, CH और यहाँ बोलो OH। जहाँ कहीं भी ये वाला फॉर्मेट दिखेगा हम बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है ना, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। और दूसरा जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बोलो ये वाला फॉर्मेट जहाँ दिखेगा हम बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ये CH3 और ये CH और ये OH और यहाँ बोलो ये H लगा दो, लेकिन ये फॉर्मेट दिख रहा है तो बिल्कुल आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, है ना। यहाँ बोलो ये बोलो CH3CO यहाँ भी दिख रहा है, बिल्कुल ये भी देगा, ठीक है। यहाँ बोलो ये बिल्कुल देखो इधर से भी दिख रहा है, ये भी देगा, ठीक है। और ये नहीं देगा, मतलब A B और बोलो C ओनली जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं, ठीक है। गिवन नॉट गिवन वाले क्वेश्चन बहुत सारे देखे अपन ने, है ना। तो कौन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन भी शो करता है और पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोला गया है, पॉजिटिव डेविएशन के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, पॉइंट जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि राउल्ट के द्वारा जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है कॉपी के ऊपर, ना, कॉपी के अंदर जो कैलकुलेट की गई थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की गई है, तो जो राउल्ट के द्वारा जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उससे वैल्यू यदि कम ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं उसको डेविएट हो रहा है ना, डेविएशन हो रहा है। यदि राउल्ट के द्वारा जो वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की गई है यदि उससे ज्यादा वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन है, और यदि उससे कम आती है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले द वेपर प्रेशर इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट, है ना, उससे लोअर, मतलब ये तो नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये पॉजिटिव के हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। द वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोलो द इंटरेक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, है ना, आर वीकर देन इन द प्योर स्टेट, इन द प्योर स्टेट। अब देखना ध्यान से ना, अब देखेंगे ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला अपने पास क्या है, करेक्ट है ना। तो बी वाला अपने को कहाँ कहाँ दिख रहा है, बोले बी एक तो सी में दिख रहा है ना। यदि कोई स्टेटमेंट यदि नहीं भी समझ में आए तो क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है वो समझो ना। बोलो बी यहाँ पे है और बी यहाँ पर है, मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि आंसर ए तो हो ही नहीं सकता, आंसर बी भी नहीं हो सकता, मतलब सी और डी में से कोई एक रहेगा, सी और डी में से कोई एक रहने वाला है, ठीक है। अब देखो
अब देखो यहाँ पर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। ई ऑप्शन देखो, देखें मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है ना, ये बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। कौन सा डेविएशन का एग्जाम्पल है? नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। मतलब ई तो हो ही नहीं सकता, मतलब ई जो है बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। ई जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है, मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि सूटेबल एग्जाम्पल है पॉजिटिव के हिसाब से, लेकिन वो तो गलत है, ये तो नेगेटिव का एग्जाम्पल है, मतलब ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब बी वाला अपने पास सीधे अपना आंसर देखा जाए तो सीधा आंसर तो अपना क्या आ रहा है? डी आ रहा है। लेकिन अपन बाकी स्टेटमेंट भी समझे तो देखो यहाँ पे देखो, द इंटरेक्शन एट द मोलिकुलर लेवल, है ना, मोलिकुलर लेवल आर वीकर देन इन द प्योर स्टेट, है ना। मतलब कहीं ना कहीं प्योर स्टेट से थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है वो कैसा है? कम है। यदि इंटरेक्शन कम रहेगा तो कहीं ना कहीं पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और यदि पार्टिकल जल्दी से बाहर जाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला? द इंटरेक्शन एट द मोलिकुलर लेवल आर स्ट्रॉन्गर देन इन द प्योर स्टेट, है ना। प्योर स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है। तो ये वाला सी जो ऑप्शन है ये भी अपना कैसे होने वाला है? करेक्ट होने वाला है, और ये कैसा होगा? इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? बोलो, डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल इस टाइप के स्टेटमेंट आने वाले हैं। वैसे तो अपन ने यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट पढ़ के भी अपने ऑप्शन आ सकते हैं ना, आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following organic compound will have the maximum boiling point? बिल्कुल मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो अपने पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या है कि मोलिकुलर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ ब्रांच की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, इसके अंदर तो ब्रांचिंग है ना, तो ये तो सबसे कम पे हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम हो गया। इसके बाद यहाँ देखो ये इसके अंदर ब्रांच है, बोलो। और यहाँ पे देखो मास यदि अपन लगाएंगे, है ना, मास वाला ऑप्शन यदि अपन लगाएंगे तो बोलो 1 2 3 4 कार्बन है ना। यहाँ भी बोलो क्या है? 4 कार्बन है ना। और यहाँ बोलो 3 कार्बन है, तो ये दोनों तो खत्म ही कर दो, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बोलो ये ब्रांचिंग वाला है और ये बोलो स्ट्रेट चेन वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेट चेन वाला होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है ना। सिंपल सा पैटर्न का फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होने वाला है, हेलो एल्केन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। क्यूबिक का एग्जांपल बोलो, ये एग्जांपल पूछे डायरेक्ट, तो क्यूबिक का एग्जांपल बोलो। जिंक ब्लेंडी होने वाला है ZnS, जिंक ब्लेंडी होने वाला है बोलो ZnS। मतलब ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, है ना। ए का थर्ड चेक कर लो, चलो पहला ऑप्शन चेक कर लो। ए का थर्ड कहाँ आ रहा है? बताओ, ए का थर्ड एक ही में आ रहा है, सीधे आंसर आ गया। मतलब ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ए का थर्ड, एक एग्जांपल भी दिया याद है ना अपने को, सीधा आ जाए, है ना। तो फिर बोलो अच्छा हेक्सागोनल नहीं याद है, किसी का कंफर्म भी होता है, जो कंफर्म वाला होता है उसको पहले पकड़ा करो ना। जैसे हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में ग्रेफाइट आता ही है, बिल्कुल। सी का क्या आ जाएगा? बोलो फर्स्ट आ जाएगा। सी का फर्स्ट आने वाला है, देख लो ना, सी का फर्स्ट आएगा। और ये बोलो ट्राई क्लिनिक का बोलो पोटेशियम डाइक्रोमेट फोर्थ, है ना। आंसर सीधा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सीधा एग्जांपल पूछा है, याद होगा तो हो जाएगा, नहीं याद होगा तो आगे बढ़ना है फिर। मतलब नेगेटिव भी नहीं करना अपने को, है ना, फिर नेगेटिव भी नहीं करना है। चलो, विथ रेफरेंस टू ट्रांजिशन मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? संक्रमण धातुओं के संबंध में कौन से कथन सही है ना। तो देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय n-2 d 1 to 10 फिर n 1 to 2। बिल्कुल ये तो गलती हो गया, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ तो n-1 है, ये यहाँ पे n-2 दिया है, ये तो गलती हो गया, ठीक है। फिर बोलो द एग्जिबिट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल स्टेटमेंट के अंदर अपने पास लिखे भी है नोट्स के अंदर, ऐसे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल, जैसे निकल कैटालाइज का काम करता है, आयरन कैटालाइज का काम करता है, पैलेडियम प्लेटिनम ये कहीं नहीं कैटालाइज का काम करने वाले हैं, है ना। फिर बोलो सम ऑफ देम फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड, बिल्कुल इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाते हैं कि मेटल के साथ में कोई नॉन मेटल मिलाते हैं तो उसके वॉइड में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऐसे कुछ जो नॉन मेटल होते हैं वो वॉइड में जाके बैठ जाते हैं, तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है ना। इसके बाद बोलो ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल Fe की क्या दी है +4 +5, बिल्कुल 0 होती है, तो है ना, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगी। ये गलत हो गया, बताओ। मतलब बी और सी अपने पास सही होने वाले है ना। बी और सी देख लो तो कहाँ पे आ रहा है, बोलो ओनली डी डमरू, बी और सी। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एजोट्रोप मिक्सचर, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एजोट्रोप के फॉर्म, है ना। देखो ध्यान से,
एजोट्रॉप के फॉर्म में देखो, दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, है ना, बिल्कुल सही है ना, लिक्विड स्टेट में और वेपर फेज में बिल्कुल सेम कंपोजिशन होता है, ये करेक्ट हो गया, है ना। फिर बोलो, अभी ऑप्शन तो नीचे है ना, पर यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट लगा रहा अपन, ठीक है। दूसरा देखो, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये इनकरेक्ट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। एजोट्रॉप का मतलब ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस मिक्सचर का वो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। जितने भी कंपोनेंट अपन ने मिलाए हैं, है ना, उन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिलाने के बाद कैसा हो जाता है, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, सेम, सबके सब कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बाहर निकलेंगे, है ना। तो फिर अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो अपन सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना। फिर बोलो, दे आर फॉर्म्ड एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, बिल्कुल स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, हर कभी पे नहीं ये बनते हैं ना, हर कहीं नहीं बनते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन लिया जाएगा तभी ये बन पाएंगे, वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट हो गया। फिर बोलो, सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, है ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव होता है, मैक्सिमम वाला, है ना, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो अगला, और अगला देखो, देखें, है ना, द एजोट्रॉप ऑफ एथेनॉल वाटर फॉर्म्ड 80% एथेनॉल और 20% वाटर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एथेनॉल जब कितना लिया जाता है 95.5% और वाटर जो है 4.5% लेंगे तो क्या बनेगा, ये एजोट्रॉप बनेगा ना। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। मतलब ए और सी, है ना, ए और सी अपना क्या होने वाला है, बोलो, सही होने वाला है ना। तो ए और सी देख लो, देखिए कहाँ पे आ रहा है ना, ए और सी देख लो, ये ए और ये बोलो सी, ये दो ही अपने साथ सही होने वाले हैं, तो ए और सी बोलो सी आंसर हो जाएगा, है ना। ए और सी जो है दोनों से आंसर होने वाले हैं, देखो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5m sugar solution is 30% sugar by mass, calculate density of the solution will be given that molecular weight of sugar is 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, सबसे पहले तो मास परसेंटेज दिया है ना, फॉर्मूला क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, है ना, और डेंसिटी हमसे पूछी गई है ना। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है, यदि अपन बात करें मोलारिटी की, है ना, और 10 इंटू बोलो परसेंटेज वैल्यू इंटू बोलो डेंसिटी, और डिवाइड में बोलो मोलिकुलर मास, डिवाइड में बोलो मोलिकुलर मास लिखा जाएगा, ठीक है। तो बोलो मोलारिटी क्या हमको दी गई है, कितनी दी गई, चलो 5m दिया गया है ना। फिर बोलो 10 परसेंटेज वैल्यू बोलो कि कितना 30% दिया है, डेंसिटी तो हमसे पूछी गई है, और मोलिकुलर मास बोलो 342। जब डेंसिटी को सोल्व करेंगे, सीधा फॉर्मूला है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, है ना, और बाकी को डिवाइड में लेके जाएंगे। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, चलो डेंसिटी इज इक्वल टू बोलो, डेंसिटी इज इक्वल टू बोलो 5 इंटू बोलो 342, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बोलो 10 इंटू 30, है ना, कितना हो जाएगा 300, है ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर सीधा अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रेसिपिटेट, है ना, विल प्रेसिपिटेट दिया है, विल प्रेसिपिटेट इमल्शन विच इज नेगेटिवली चार्ज, है ना, मतलब इमल्शन मतलब वही कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, और यदि मुझे उसका प्रेसिपिटेट करना है, मतलब पीपीटी बनाना है, तो कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाएगा ये बोला है ना। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव काम में आएगा, कोगुलेटिंग जो आयन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, जो कहाँ से आएगा, K+ से आएगा, और बोलो Na+ से आएगा। तो ए और सी सीधा आंसर आ जाएगा, ए और सी मतलब बोलो सी आंसर हो जाएगा, ए और सी मतलब बोलो सीधा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, एक रिएक्शन अपने को दी गई है ना, और बेंजीन के साथ में CH3Br और N2Cl अपने को दिया गया है, H3PO2 साथ में दिया है, और H2O अपने को दिया गया है। ये रिएक्शन जो है डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आती है ना, NCERT के अंदर दी गई है कि N2Cl यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, N2Cl यहाँ से बाहर निकलता है, और इधर जो प्रोडक्ट बनता है, यदि मैं एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा, और H3PO2 लिखा, और साथ में क्या लिखा, वाटर लिखा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, यहाँ से HCl बाहर होता है, और ये जो H3PO2 है ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 के अंदर, है ना, किस में कन्वर्ट होता है, H3PO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ साथ में बन जाता है बेंजीन, साथ में बन जाता है बेंजीन, ठीक है। तो बोलो ये वाला ग्रुप जो है बिल्कुल इसमें कन्वर्ट होने वाला है, और जो लगा है वो वहीं पे लगा रहेगा। तो बताओ ध्यान से, यहाँ पे आंसर जो आने वाला है CH3 की जगह रहेगा, ब्रोमीन की जगह रहेगा, और यहाँ वाला ग्रुप बाहर हो जाएगा। आंसर क्या आने वाला है, डी, है ना, आंसर क्या आने वाला है,
डी आंसर आने वाला है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ऐसी रिएक्शन दी गई है, बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चलें तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन है अपना सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम भी अपने को याद होना चाहिए, है ना। सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, और फिर नाइट्रोसेल्यूलोज दिया है, फिर मैक्रोकोलाइड, है ना, मैक्रोमोलिकुलर, फिर सल्फर मोलिक्यूल दिया है, एसोसिएटेड कोलाइड, है ना, उसके बाद नाइलॉन दिया है और कोलोडाइन दिया है, मतलब सोप दिया है। ये लिस्ट फर्स्ट और सेकंड अपने को दी गई है। अब ध्यान से देखो, है ना, इसमें मेज द कॉलम के अंदर क्वेश्चन जब सोल्व किया जाता है तो सबसे पहले जो बिल्कुल कंफर्म है उसको अपने को पकड़ लेना है। ठीक है, जो बिल्कुल कंफर्म है। अब कंफर्म सबका अलग अलग हो सकता है, पर हाँ मेरा कंफर्मेशन क्या है कि मैं बोलूंगा कि एसोसिएटेड कोलाइड जो है ना उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सोप होता है। बिल्कुल ये एकदम कंफर्म है, ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। ठीक है, तो एसोसिएटेड मतलब सी का क्या आने वाला है, फोर्थ। अब सी का फोर्थ सबसे पहले ऑप्शन में चेक कर लेंगे, सी का फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा, बोले सी का फोर्थ यहाँ आ रहा है। बोलो और कहाँ आ रहा है, सी का फोर्थ यहाँ आ रहा है। इसका मतलब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा, डी, और बोलो ए क्या हो गया, खत्म हो गया। बी और सी में से एक आंसर होगा। ठीक है, बी और सी में से एक आंसर होगा। उसके बाद देख लो, और देखो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, अगला कंफर्मेशन चेक कर लो कि मल्टी मोलिकुलर कोलाइड में कौन आता है, बोला सल्फर आता है, या फिर मैक्रो के अंदर कौन आता है, मैक्रो के अंदर नाइलॉन आता है। जितने भी पॉलीमर होते हैं, है ना, वो सब किस में जाने वाले हैं, मैक्रो के अंदर जाते हैं। मैक्रो मतलब बड़ी साइज के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, चलो मैक्रो वाले लेंगे तो बी का क्या आने वाला है, बोलो बी का थर्ड। अब बी का थर्ड देख लो, बी का थर्ड कहाँ आ रहा, बोलो यहाँ आ रहा। बस दो में ही अपना आंसर आ गया, दो में ही अपना आंसर आ जाएगा, बाकी चेक करने की अपने को जरूरत नहीं है ना। बी में से ही जो है, बी का जो है अपने पास, बी का जो है अपना आंसर होने वाला है, बी का थर्ड, और बोलो यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, सेकंड, है ना। मतलब दो को अभी यदि अपन मैच करेंगे ना तो आंसर अपना एकदम क्लियर कट आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अगला जो क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले जो है यहां पर सबसे पहले ध्यान से देखो, जो जो अपना कंफर्म है उसको पकड़ना अपने को। ठीक है, मतलब अपने को 5 रिएक्शन दी है और 5 में से अपने को करेक्ट बताना है। देखो ध्यान से, 5 में से अपने को करेक्ट बताना है। ए ई सी क्या करेक्ट है, बी डी ई क्या करेक्ट है ना, क्या ए बी सी करेक्ट है या सी डी ई करेक्ट है। अब 5 रिएक्शन में से उस रिएक्शन को पकड़ो जो बिल्कुल कंफर्म है, जो एकदम करेक्ट है, जो अपने को लगता है कि यार इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, एकदम करेक्ट है। तो बोलो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है एसएन और एचसीएल, या साथ में एफी आ जाए और साथ में क्या आ जाए, एचसीएल आ जाए, तो भी ये होने वाला है। इसमें हमेशा NO2 जो है किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में कन्वर्ट होगा। NO2 जो है किसमें कन्वर्ट होने वाला है, NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है कि बिल्कुल ये रिएक्शन होती ही होती है ना। इसका मतलब बी अपना करेक्ट होगा। और बी कहां कहां दिख रहा है, बी कहां कहां दिख रहा है, तो बोलो बी अपने को, एक तो बी ऑप्शन बॉम्बे में दिख रहा है और एक अपने को सी ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब ए और डी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब सी और बी में से अपने को एक देखना है। अब बताओ और अगला कंफर्म वाला चेक कर लो। ये बताओ यहाँ पे, ये बताओ हाइड्रोलाइसिस जब होता है ना, हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो चेक करो, जब हाइड्रोलाइसिस होता है सीएन का, है ना, मतलब सीएन मतलब साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो बताओ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है। इस टाइप से अपन ने तीनों बॉन्ड को ब्रेक किया था और ओ क्या लगाया था, एच लगाया था। शॉर्टकट ट्रिक अपन देखी थी, बोलो तो ये किस में कन्वर्ट होता है, RCOOH में कन्वर्ट होता है। बताओ तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, RCH2NH2, मतलब ये तो गलती है, सी हो ही नहीं सकता। अब सी नहीं हो सकता, इसका मतलब सी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। मतलब आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे आने वाला है। या फिर और देख लो, ये वाला भी अपना कंफर्म है, साइनाइड जो है किस में कन्वर्ट होगा, CH2NH2 में, है ना। जब रिडक्शन होगा तो बिल्कुल इसमें कन्वर्ट होने वाला है। मतलब यहाँ पे करेक्ट कौन कौन से होने वाला है, बी करेक्ट होगा, है ना, डी करेक्ट होगा और बोलो ई करेक्ट होगा। ये 3 रिएक्शन अपनी एकदम करेक्ट होने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बॉम्बे होने वाला है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को एक दो जो बिल्कुल अपने को कंफर्म पता है कि यही करेक्ट है, तो पहले उसको अपने को चेक करना है, बाकी ऑप्शन को अपने को क्या करते जाना है, रिमूव मतलब हटाते जाना है, बिल्कुल हटाते जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया। फिर से अपने को जो बिल्कुल कंफर्म है, कि बिल्कुल इसके साथ मैच हो गए होगा, उसको पकड़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन जब पढ़ाते तब बोलते हैं कि फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड ओर के लिए होती है। किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर के लिए। और सल्फाइड ओर मतलब ड्रेसिंग ऑफ, बोलो ZnS मतलब जिंक ब्लेंड जिसको बोला जाता है, सल्फाइड ओर होने वाला है। बोलो बी का क्या आने वाला है, फर्स्ट, बी का फर्स्ट आने वाला है।
देखो ध्यान से, अब बी का फर्स्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है, बोले बी का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, बोलो बी का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, बोलो बी का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, मतलब एक ऑप्शन खत्म हो गया। ए बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ए बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फिर बोलो साइनाइड प्रोसेस, एक बार फिर से मेरा कंफर्म होने वाला है। साइनाइड प्रोसेस जो है बोलो किस किस के लिए लगती है, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए लगती है, बोलो गोल्ड के लिए लगती है ना, गोल्ड के लिए, बोलो सिल्वर के लिए लगती है, फिर बोलो प्लेटिनम के लिए लगती है। तो बोलो यहाँ पे सी का क्या आने वाला है, सेकंड। अब सी का सेकंड यहाँ पे आ रहा है, सी का सेकंड यहाँ भी आ रहा है, बोलो एक बार फिर से डी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। मतलब ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, ए और बी में से कोई एक आंसर होने वाला है। फिर देखो ध्यान से, जॉन रिफाइनिंग, है ना, जॉन रिफाइनिंग के लिए बोलो जॉन सिंगाजी नाम से एक ट्रिक अपन ने याद की थी, बोलो सिंगाजी नाम से एक ट्रिक याद की थी अपन ने, सिंगाजी, है ना, सिंगाजी नाम से ट्रिक याद की थी अपन ने, बोलो जॉन सिंगाजी, है ना, जॉन सिंगाजी नाम से एक ट्रिक याद की थी, बोलो जॉन रिफाइनिंग में सिलिकॉन, गैलियम और बोलो जर्मेनियम, बोलो क्या आने वाला है, फोर्थ। मतलब ए का क्या आने वाला है, फोर्थ आने वाला है। चलो ए का फोर्थ चेक कर लो, ए का फोर्थ चेक कर लो, ए का फोर्थ कहाँ आ रहा है, बोलो ए का फोर्थ यहीं पे आ रहा है, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो अपने आप दूसरा उसके साथ में हो जाएगा, देख लो, है ना। बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका किया जाएगा, एल्यूमिनियम का किया जाएगा, है ना। मतलब 2-3 में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द ट्रांजिशन मेटल आयन बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। संक्रमण धातुओं आयनों को अयुग्मित, है ना, अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन की घटती संख्या के आधार पर अपने को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपन ए को ले लेते हैं ना, ए अपने पास आया है, सबसे पहले अपन ए को ले लेते हैं, देखेंगे ध्यान से ना। सबसे पहले अपन ने ए लिया है, ए के अंदर बोलो क्या दिया गया है, Fe2+ दिया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो बोलो कितना होता है, 26 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d6 होने वाला है, और 4s2, है ना, 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे तो 4s0 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले डी के 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये बोलो 5 और ये बोलो 6, बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो 4, है ना। फिर बी को चेक कर लेते हैं, चलो बी को चेक कर लेते हैं। बी को चेक करेंगे तो बोलो मैग्नीज दिया है Mn2+, एटॉमिक नंबर बोलो 25, एक बार फिर से बोलो 3d क्या होगा, बोलो 3d5, है ना, क्या आने वाला है, 3d5 आने वाला है, और 4s2 2 इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट हो जाएंगे। बोलो एक बार फिर से बताओ 1 2 3 4 5, और बोलो कितने अनपेड आए हैं, बोलो 5 आए हैं, बिल्कुल। सी को चेक करो, सी पे क्या दिया गया, बोलो CO2+, बोलो CO2+, एटॉमिक नंबर 27। चलो 3d7 होने वाला है ना। 3d7 होगा तो एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन फिल करो, चलो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, और बोलो ये 7 हो जाएगा। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। चलो एक बार फिर से डी को चेक कर लेते हैं। चलो डी को चेक करेंगे तो स्कैंडियम बोलो 21 होता है, 3d 0 हो जाएगा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो 0। और इसके बाद जो है ई पे चेक करेंगे Cu2+, ई पे चेक करेंगे Cu2+, बोलो 29 होता है ना। तो ये एक एक्सेप्शन वाला केस है, बोलो अपवाद है ये, है ना, अपवाद होने वाला है। तो 3d10 होता है और 4s1, तो बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दान करवा दो। चलो 2 इलेक्ट्रॉन दान कराएंगे तो बोलो ये खत्म हो जाएगा, है ना। और बोलो यहाँ भी जो है देखो ध्यान से, 3d 2 इलेक्ट्रॉन दान होगा तो बोलो 3d9 बचने वाला है ना। कितना आएगा, बोलो 3d9 होगा। अब 3d9 है तो बोलो 3d9 है तो बोलो, है ना, 3d9 है तो बोलो क्या होने वाला है, सबसे पहले 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बोलो 9, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। चलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में आया है, तो हम बोलेंगे बी के अंदर। तो बी सबसे ज्यादा, है ना, बी सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, मतलब सी और डी तो खत्म ही हो गया, ठीक है। फिर चेक करो उसके बाद कौन आ रहा है, बोलो ए।
तो ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, बस आंसर खत्म हो गया, ए आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद और चेक कर लो, सी में कितना 3 है ना, सी में कितना 3, उसके बाद बोलो ई में 1 और डी में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन अपने को चेक करना है। और अपने को ये बात भी पता है कि यदि अपने को पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पहचानना हो तो अपन वो भी अपन देख सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेड है, मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉलीमर का क्वेश्चन आने वाला है ना। चैप्टर जो है ये अपना पॉलीमर है ना। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सीयूटी के अंदर है ना। पॉलीमर का क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और सिंपल है बिल्कुल है ना। चलो ब्यूनाइस है ना, सबसे पहले जो कन्फर्म है उसको पकड़ लो, फिर से जो कन्फर्म है उसको पकड़ो फिर से। तो देखो ध्यान से, जो कन्फर्म है वो कौन होने वाला है, सबसे पहले ब्यूनाइस है ना, मेरा कन्फर्मेशन इससे है ना। तो इसके लिए जो मोनोमर यूनिट होती है बोलो 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटा डाई इन होने वाला है, और साथ में स्टाइरिन होगा, बोलो साथ में बोलो स्टाइरिन होगा, ब्यूटाडाइन और बोलो स्टाइरिन होने वाला है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, चेक कर लो। क्या ये कोपोलीमर मतलब सह है ना, सहबहुलक मतलब इसको बोलते हैं हेट्रोपोलीमर है ना। हेट्रोपोलीमर वो होने वाला है जिसमें दो अलग अलग मोनोमर मतलब एक लक इकाइयां होती है, जिसको अपन बोलते हैं हेट्रोपोलीमर। ठीक है, और होमो किसको बोलते हैं, होमो मतलब जिसमें सेम टाइप की क्या होती है, मोनोमर यूनिट है ना। तो ये पॉलीथीन जो है, चेक करो, पॉलीथीन जो है कहीं ना कहीं होमोपॉलीमर होता है। तो सी का सेकंड जो कंफर्म उसको और पकड़ लो, सबके सब कंफर्मेशन में आ रहे हैं तो लगभग है ना। तो पॉलीथीन बोलो किस में आ रहा है, सेकंड, मतलब सी का सेकंड चेक करो। चलो सी का सेकंड यहाँ भी है, सी का सेकंड यहाँ भी है, चलो सी का सेकंड यहाँ भी है, मतलब ये डी ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद टेरिलीन देख लो यार है ना। टेरिलीन मतलब इथाइलिन है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और बोलो टेरेप्थेलिक एसिड है ना। तो डी का क्या आएगा, थर्ड। अब डी का थर्ड चेक कर लो, डी का थर्ड यहाँ भी है क्या, डी का थर्ड यहाँ है क्या, नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है ना, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। तो और चेक कर लो चलो है ना, और चेक कर लो। यहाँ पे बोलो ये अपना सी सेकंड हो गया, डी है ना, डी का थर्ड हो गया। ये दो ऑप्शन अपने चेक कर लिए। अब अपने को ए और बी को चेक करना है। चलो ए और बी को चेक करेंगे तो नाइलॉन 6,6 है ना, नाइलॉन 6,6 और ब्यूनाइस दोनों ही कैसे हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि एक जो यहाँ दिया है इसके साथ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। तो पॉलीएमाइड में कौन आता है, पॉलीएमाइड में आता है नाइलॉन 6 है ना, क्योंकि ब्यूनाइस जो है पॉलीएमाइड में नहीं आता है। मतलब बी का क्या आने वाला है, फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट कहां पे आ रहा है, चेक कर लो, बी का फर्स्ट यहां आ रहा है, इसका मतलब ए का अपने आप क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से अपने क्वेश्चन चेक करना है, क्योंकि ब्यूनाइस इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट है। नाइलॉन 6,6 के अंदर भी, क्योंकि नाइलॉन 6,6 में हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन होता है और एडिपिक एसिड होता है, मतलब ये भी हेट्रोपॉलीमर है, ये भी हेट्रोपॉलीमर है। लेकिन अपने को पता है कि नाइलॉन 6,6 जो है वो पॉलीएमाइड होता है, लेकिन ब्यूनाइस जो है पॉलीएमाइड नहीं होता है। मतलब बी को किसके साथ मैच करना है, फर्स्ट के साथ में, और ये अपना आप ही कहां आ जाएगा, फोर्थ में। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस है ना। हाइड्रोजन गैस जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो अपन ने हाइड्रोजनेशन ऑफ जब एल्किन और एल्काइन देखते हैं तो उसमें 3 कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। इनके ऊपर हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब, लेकिन आयरन के ऊपर एड्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल ये लर्निंग वाला क्वेश्चन है, लर्न करना है ना। बिल्कुल इनकी सरफेस पे जो है हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब, लेकिन आयरन की सरफेस पर एड्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब अपने को गलत है ना, अपने को गलत बताना है ना। नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वही क्या होगा, गलत होगा। 4 स्टेटमेंट अपने को दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को ध्यान से अपने को पढ़ के चेक करना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, तो चलो नॉट ट्रू, कौन सच नहीं है, कोई सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है ना।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो कि इसमें हाइड्रोजन और कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर के बारे में ही अपने को बोला गया है, मतलब इन दोनों की पोजीशन अपने को चेक कर लेना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऊपर आता है और कॉपर कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। यदि इन दोनों का सेल बनाया जाए, है ना, इन दोनों को अपन चेक करें ना, तो हमेशा ऊपर वाला क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, एनोड, नीचे वाला क्या होता है, कैथोड, नीचे वाला क्या होता है, कैथोड, है ना। ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला बोलो कैथोड, है ना। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब ऊपर वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, इन दोनों में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होता है ना, जल्दी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का। हम बोलेंगे दोनों में से जल्दी से, दोनों में कंपेयर करना अपने, है ना, तो दोनों में रिडक्शन जल्दी किसका होगा, तो हम बोलेंगे कॉपर का होगा, क्योंकि नीचे वाले का रिडक्शन हो रहा है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल इतनी बात अपने को समझ में आती है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, H+ आयंस, है ना, गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली। क्या H+ आयन जो है, क्या हाइड्रोजन जो है जल्दी से रिड्यूस होगा, इन दोनों में यदि कंपेयर करें, है ना, किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपेरिजन, है ना। क्या जल्दी से हाइड्रोजन रिडक्शन होगा या हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, क्या ऐसा उस पहले ऑप्शन के अंदर बोला है, लेकिन हमको पता है कि इन दोनों में जल्दी से रिडक्शन होता किसका है, कॉपर का होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि इजीली से हाइड्रोजन का होता है। मतलब यही तो गलत है, और जो गलत है वही अपना आंसर होगा, जो गलत है वही क्या होने वाला है, अपना आंसर होने वाला है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का जल्दी से या इजीली से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ना कि क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये बात तो गलत ही हो गई। मतलब पहला ही स्टेटमेंट अपने को क्या मिला है, नॉट ट्रू, गलत मिला अपने को, है ना, जो सत्य नहीं है ना। इसके बाद देखो, कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl। बिल्कुल कॉपर जो है HCl के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट जो है ऊपर वाले एलिमेंट में से उसको रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसी होती है, कम, ऊपर वाले कैसी होती है, ज्यादा। तो हमको पता है कि जब अपन ने इस टाइप की एक रिएक्शन देखी होगी ना, जिंक और HCl लिखा है, और कॉपर और बोलो HCl लिखा है, ठीक है, तो हमको पता है कि जो जिंक आता है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है और कॉपर जो है वो नीचे आता है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है या रिप्लेस करना है तो ऊपर वाला इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला नहीं करेगा। मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, ZnCl2 यहां बन जाएगा, लेकिन यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ये मतलब रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा। मतलब ये नॉट डिसॉल्व, मतलब बिल्कुल सही बोला, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन करेक्ट वाला अपना आंसर नहीं होगा, जो गलत है वही अपना आंसर होगा, है ना। उसके बाद बोलो कॉपर ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, है ना। तो जब कॉपर की रिएक्शन जो है HNO3 के साथ कराते हैं ना, HNO3 के साथ में कराते हैं, तो यहां पे बनता है CuNO3 होल ट्वाइस। बोलो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहां बोलो कॉपर किस में चला गया, +2 में। बोलो 0 से कहां जा रहे हैं, +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इंक्रीज होती है ना, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन। बिल्कुल सही बात है भैया, है ना, बिल्कुल सही बात है। देखो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये बात भी एकदम करेक्ट है, और लेकिन करेक्ट वाला अपना आंसर नहीं, अपने को तो गलत पहचानना था, है ना, तो गलत अपने पहचान लिया, है ना। इसके अलावा देखो, और H+ आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय कॉपर, बिल्कुल ये भी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ये भी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। आंसर अपना क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड, दिए गए यौगिक की पहचान कीजिए, है ना। स्ट्रक्चर अपने को एग्जाम के अंदर बना के दिया गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ना। सबसे पहले जो है, ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, जो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो है 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है प्यूरिन्स और सेकंड होता है पायरीमिडीन। क्या होते हैं, बोलो पायरीमिडीन, है ना। प्यूरिन और बोलो पायरीमिडीन, है ना। प्यूरिन के अंदर बोलो एडिनिन और क्या आता है ना, एडिनिन और बोलो ग्वानिन आता है, ठीक है, ग्वानिन आता है। एडिनिन और बोलो ग्वानिन आता है ना, एडिनिन और बोलो क्या आएगा, ग्वानिन, है ना। पायरीमिडीन के अंदर कट आता है, कट मतलब बोलो साइटोसिन, फिर बोलो यूरेसिल, और फिर बोलो थाइमिन, फिर बोलो थाइमिन, है ना। ये आता है थाइमिन, है ना।
फिर बोलो क्या आएगा, थाइमिन आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नाइट्रोजन बेस होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2 रिंग होती है, जब इनका स्ट्रक्चर बनता है दोनों का, तो इसमें कितनी रिंग होती है, 2 रिंग। मतलब पहचानने का तरीका ये है ना कि अपने को स्ट्रक्चर बना के दे दिया और फिर पूछा कि बताओ ये स्ट्रक्चर किसका है, तो 2 रिंग है ना। यदि एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर पूछा है तो 2 रिंग बनेगी, 2 रिंग आएगी है ना। और इसमें कितनी रिंग आएगी, सिंगल, क्या रहेगी, सिंगल रिंग रहेगी है ना। क्या रहेगी, सिंगल रिंग रहेगी, एक सिंगल रिंग रहेगी। मतलब ये सिंगल रिंग दी गई, मतलब इन तीनों में से कोई एक रहेगा ना। इन तीनों में से मतलब साइटोसिन है, यूरेसिल है या फिर थाइमिन है, इन तीनों में से एक रहेगा। अब इनको याद करने का तरीका यह है कि जिसके अंदर 2 C डबल बॉन्ड O दे दिया जाए, ट्रिक है ये है ना, जिसके अंदर 2 C डबल बॉन्ड O दे दिया जाए तो उसमें या तो वो यूरेसिल होगा या फिर क्या होगा, थाइमिन होगा। इन दोनों में से एक होगा, कंफर्म है ना। और जिसमें अंदर केवल एक C डबल बॉन्ड O दिया है तो बिल्कुल वो कंफर्म है, वो क्या होगा, साइटोसिन होगा। वो कंफर्म है, क्या होगा, साइटोसिन होगा, बिल्कुल कंफर्म है ना, साइटोसिन होगा। अब बताओ कितने C डबल बॉन्ड O दिख रहे हैं, बोले एक ही दिख रहा है C डबल बॉन्ड O है ना, एक ही C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन हाँ, थाइमिन बोला है तो थाइमिन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप अपने को दिखेगा, M से क्या बना देंगे, मिथाइल है ना। थाइमिन M आया, M से क्या बनाएंगे, मिथाइल, मतलब मिथाइल ग्रुप होगा उसके अंदर। क्या इसमें कहीं मिथाइल दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, यूरेसिल। आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा और नाम पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर अपने को रट के नहीं जाना है ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना है और बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेगेटिवली चार्ज सोल अमंग द फॉलोइंग है ना। नेगेटिवली चार्ज जो सोल है वो कौन होता है, सल्फाइड। जितने भी सल्फाइड होते हैं ना, जितने भी सल्फाइड होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं ना। जैसे और सल्फाइड के बारे में बात करें, CDS होता है ना, AH2 H3 होता है, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जो है ये तीनों किस में जाते हैं, पॉजिटिव में। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो कोलाइड नाम का चैप्टर आता है, जो टॉपिक आता है, उसका ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए सल्फाइड जो है बिल्कुल नेगेटिव में जाने वाला है। ठीक, चलिए गिवन ग्राफ इज फॉर है ना, अपने को ग्राफ दिया गया है ना। और ये ग्राफ किसके लिए है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। जिस ग्राफ में अपने को टेंजेंट ऐसे खींच के दिया गया है ना, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट खींच के दिया गया है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट बताई जाती है ना, उस रेट को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस है ना, जिसको अपन ने तात्क्षणिक वेग या ताक्षणिक वेग भी बोलते हैं ना। मतलब आंसर क्या आने वाला है, बोलो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है ना। बिल्कुल, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर यदि रेट बताई जा रही है तो उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। जो स्लोप बताता है अपना है ना, स्लोप ही अपने को बताएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और फिटिग रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो, अपने को फिर से कंफर्मेशन वाली रिएक्शन पकड़ लेना है ना। बोलो मैच द कॉलम है, फिटिग रिएक्शन है तो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए फिटिग रिएक्शन अपन कर सकते हैं ना। फिटिग रिएक्शन में 2 हेलोइरिन रिएक्शन करते हैं है ना, 2 हेलोइरिन रिएक्शन करके सोडियम है ना और ड्राई ईथर है ना, शुष्क ईथर लिया जाता है और फिर रिएक्शन करके डाइफिनाइल बन जाता है। ठीक है, मतलब ये सीधा डी का क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले चलो मैं गटरमैन कोच रिएक्शन बताता हूँ है ना। गटरमैन कोच रिएक्शन देखो, ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन को देखेंगे कि बेंजीन के साथ में बोलो कोच बोला है ना, कोच है तो इसमें कहीं ना कहीं CO का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये बोलो HCl और ये बोलो C ट्रिपल बॉन्ड है ना O। ठीक है, यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है, पहले क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, एक जगह जाएगा H, एक जगह जाएगा बोलो Cl। ये रिएक्शन होती है AlCl3 नाम की कैटालिस्ट की प्रेजेंस, जो लेविस एसिड का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, लेविस एसिड। ठीक है, अब ये AlCl3 क्या करता है, यहां से क्लोरीन को बाहर करता है और यहां क्या आता है, पॉजिटिव है ना, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा तो सीधा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्या बना, CHO है ना, CHO अटैक कर दिया, बोलो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मतलब इसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन है ना, बेंजल्डिहाइड बना है ना। तो बेंजल्डिहाइड बोलो A का क्या आने वाला है, थर्ड आने वाला है। A का थर्ड चेक कर लो यार, A का थर्ड कहाँ आ रहा है, बोलो यहाँ आ रहा है A का थर्ड, बोलो A का थर्ड यहाँ आ रहा है, मतलब D और A तो गलती हो गया है ना, A और D तो गलती हो गया। ठीक, उसके बाद बोलो सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, जो स्टीफन रिएक्शन है इसमें CN जो है
किस में कन्वर्ट होता है, CHO में कन्वर्ट होता है, ये फिक्स है ना। साइनाइड जो है किस में कन्वर्ट होता है, CHO में। और इसका जो कैटालिस्ट है, इसका जो कैटालिस्ट होने वाला है, जैसे मैंने बोला RCN कन्वर्ट होगा बोलो SnCl2 है ना, साथ में हाइड्रोजन, साथ में HCl और साथ में बोलो वाटर। ये बिल्कुल कैटालिस्ट है स्टीफन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बनने वाला है RCHO, मतलब एसिटाल्डिहाइड। मतलब यदि मैं ये RCH3 लेता हूँ है ना, तो उस केस में यहाँ क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बनने वाला है। मतलब स्टीफन में बोलो ये क्या आएगा, फोर्थ आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, फोर्थ, मतलब बी का फोर्थ। अब चेक कर लो यार, चलो बी का फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा है, बी का फोर्थ यहाँ तो है नहीं है ना, यहाँ नहीं मतलब, और बी का फोर्थ और कहीं आ रहा है, चलो बी का फोर्थ, ये मतलब आंसर सीधा अपना ये 2 रिएक्शन से आ गया है ना, ये तो गलती हो गया, मतलब 2 आंसर से है ना। लेकिन मैं और जो बाकी 2 रिएक्शन उसको भी अपन देख लेते हैं है ना। तो मैंने बोला सी, तो बोला हाफ मैन ब्रोमाइड है ना, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, देखो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एमाइन बनता है, तो बोलो यहाँ पे RCONH2 है ना, और KOH-Br2 का यूज किया जाता है ना, बोलो RCONH2 में सीधा शॉर्टकट यदि अपन देखें है ना, KOH-Br2 होगा, तो यहाँ से CO को क्या किया जाता है, सीधा शॉर्टकट है ना, सीधा क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, सीधा CO क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बनेगा RNH2 है ना, RNH2 मतलब कोई सा भी अपने को एमाइड दिया हो वहां से CO को बाहर खींच लेना है, तो सीधा R और NH2 बचेगा, बस वही वाला एमाइन बन जाएगा, सिंपल शॉर्टकट। ठीक है, इसके बाद देखो डी रिएक्शन देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, बोलो 2 हेलोइरिन लिए जाते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, बोलो 2 हेलोइरिन लिए जाएंगे, बोलो इस तरीके से, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बोलो ये बाहर, और बोलो 2 बेंजीन मतलब 2 फिनाइल ग्रुप, बोलो ऐसे जुड़ जाएंगे डाइफिनाइल। ठीक है, तो आंसर अपना क्या होने वाला है, बी। ये चारों टाइप की रिएक्शन अपने पास होती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर अलग से CUT के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है एक जगह है ना, ये रिएक्शन अपने को क्वेश्चन के अंदर दी थी, और अपने को बोला था कि रिएक्शन कौन सी है, और फिटिक अपने को ऑप्शन में दिया गया था है ना, फिटिक अपने को ऑप्शन के अंदर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो नॉट ट्रू है ना, मतलब कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब नॉन आइडियल के लिए बिल्कुल नॉट इक्वल होता ही है ना, मिक्सिंग जो है डेल एच मिक्सिंग जो है बिल्कुल नॉन आइडियल के लिए बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि आइडियल के लिए इक्वल होने वाला, मिक्स करने के बाद हीट में कोई चेंज आते नहीं, ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सीधा 0 लिखेंगे। मिक्सिंग मतलब डेल भी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है, बिल्कुल ये करेक्ट, लेकिन ये नॉन आइडियल के लिए ये भी करेक्ट है। ठीक है, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, बिल्कुल ये तीनों ही क्या होने वाले हैं, करेक्ट, तीनों ही क्या होंगे, बोलो करेक्ट होंगे। और ये बोलो ओबे राउट्स लॉ, क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है राउट नियम का पालन करता है क्या, नहीं करता है, लेकिन ये बोल रहा करता है, तो ये गलत हो गया, नॉट ट्रू है ये नॉट ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलो पैराग्राफ का क्वेश्चन है, देखो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16 और बोलो 17 है ना, अपने को समूह 15, 16 और 17 के एलिमेंट दिए गए हैं जो कंपाउंड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, है ना, हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड बना है जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है, MH3 H2M और बोलो HX है ना। जैसे मान लो ये 15 वाला है तो अमोनिया वाला तुमने देखा होगा, एक एग्जांपल लिखूं तो है ना, यहाँ बोलो ये 16 है तो मतलब H2O वाला हो जाएगा, और ये बोलो HCl HF वाला हो जाएगा। ठीक है, ये फैमिली तुमको पता ही होगी, बोलो है ना, कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड अलोंग विद MH बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बेसिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड मेनली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट उनके आपस में अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल अपने को हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब सीधापन क्या है, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यदि कोई पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ के बेस पे यदि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बिल्कुल पैराग्राफ के साथ में क्वेश्चन मैच नहीं होता है कि पैराग्राफ पढ़ के अपन क्वेश्चन का आंसर दे दें। ऐसा अभी तक एक भी ऐसा पैराग्राफ देखा नहीं गया है जिसमें से पैराग्राफ पढ़ के अपन क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन अपने को केमिस्ट्री के बारे में याद होना चाहिए, हाँ ये उस चैप्टर का पैराग्राफ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उसके साथ मैच ही नहीं हो पाते हैं कि अपन वहां से देख के अपन आंसर निकाल लें। ठीक है, चलिए अब देखो उस पैराग्राफ के बेस पे पहला क्वेश्चन दिया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना इज मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग हाइड्राइड है ना ऑफ ग्रुप 16 है ना। तो देखो सबसे पहले जो है अपने को पता है कि यदि मैं बात करूं H2O, फिर मैं बात करूं H2S, मैं बात करूं H2AC और मैं बात करूं H2 है ना H2TE है ना, मुझे पता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड है सल्फर हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड है बोलो सेलेनियम हाइड्रोजन, और यहाँ बोलो टेलुरियम और बोलो हाइड्रोजन। ठीक है, अपने को ये पता है कि जब अप टू डाउन जाते हैं तो बंद की जो लंबाई है, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी,
जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड कैसा होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, दुर्बल, वीक होता जाएगा, तो बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा यदि अम्लीय या एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, H2TE, है ना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। और अपने को ये भी पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बोलो यदि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ या कैरेक्टर ज्यादा है तो हम बोलेंगे बेसिक इसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, H2O, ठीक है। और ये बात दिमाग में बिठा लेना है कि यदि हाइड्राइड आ रहा है ना, यदि हाइड्राइड आ रहा है ना, ये दिमाग में बात बिठा लेना, यदि हाइड्राइड आ रहा है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बोलो बॉन्ड लेंथ के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के, है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतने ज्यादा दुर्बल होगा, बॉन्ड दुर्बल होगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। यदि बॉन्ड इजीली से टूट रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उतनी जल्दी से वो H+ डोनेट कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, बॉन्ड एंगल है ना, HMH अमंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज, रीजन पूछा है, बताओ, है ना, रीजन पूछा है कि जैसे मान लो मुझे बोला है ऑक्सीजन, है ना, बिल्कुल ये हो गया, है ना, यहां बोलो बिल्कुल लोन पेयर होने वाला है, बिल्कुल बोलो लोन पेयर होने वाला है, ठीक है। यहां बोलो फिर सल्फर, है ना, फिर बोलो सल्फर, ये बोलो, है ना, बिल्कुल लोन पेयर होगा, बिल्कुल बोलो लोन पेयर होगा, ठीक है। सल्फर के बाद बोलो सेलेनियम, ये बोलो बिल्कुल लोन पेयर होगा, बिल्कुल लोन पेयर होगा, ठीक है। और फिर बोलो टेलुरियम, फिर बोलो टेलुरियम, बिल्कुल लोन पेयर, बिल्कुल लोन पेयर, ठीक है। चलिए अब देखो, ये बिल्कुल कंसेप्ट अपन ऐसे बताते हैं वैसे तो, है ना, शॉर्टकट ट्रिक से तो अपन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं उसका बॉन्ड एंगल जो है बंद कोण उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अपने को ये बात पता है, अपने को ये बात पता है कि यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पास में रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन, थोड़े ये दूर हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ऑक्सीजन से क्या हो गई, कम हो गई। फिर और आगे चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाएंगे, यहाँ बिल्कुल पास पास में थे, ठीक है। यहाँ बोलो और दूर हो जाएंगे, तो अब बोलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास में, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और जब रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, यदि रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बॉन्ड दूर होंगे तो बोलो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो बॉन्ड कैसे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो फिर रिपल्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिपल्शन यदि कम होगा, रिपल्शन यदि कम होगा तो बॉन्ड कहाँ आ जाएंगे, थोड़े से पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यदि रीजन देखें तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देखो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो रहा है, अप टू डाउन जाने पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। ये डाउन द ग्रुप ही है ना, ये एक ही तो ग्रुप में आते हैं, अपन ने लिखा है ऐसे, लेकिन ये डाउन द ग्रुप आते हैं, है ना। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, उस डिक्रीज हो रहा है। उसके सामने देखो एक और बात क्या लिखी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड सेंट्रल एटम, ठीक है, देखो ध्यान से, है ना। उसके बाद साथ में क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, किस किस का, हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है 2.1, है ना, और यहाँ भी 2.1 है ना, यहाँ भी क्या है 2.1, यहाँ भी क्या है 2.1, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो धीरे धीरे यहाँ से कम होती जा रही है ना। ऑक्सीजन की मान लो अपन हाइपोथेटिकल लिख भी दे, है ना, मान लो 3.5 होती है, लेकिन मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए यहाँ मान लो मैंने 4 लिख दिया, है ना। तो यहाँ जब कम होगा तो यहाँ क्या आएगा 3। तो डिफरेंस मतलब क्या, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, इसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा, फिर डिफरेंस कम हो जाएगा, फिर डिफरेंस और कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिफरेंस कम होगा और साथ में बॉन्ड पे रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण बोलो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है ये होने वाला है, ठीक है, मतलब बिल्कुल डिक्रीज होगा अप टू डाउन जाने पर, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आने वाला है, सी, आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। दोनों ही रीजन बिल्कुल इसके सही होने वाले हैं, ठीक है। फिर देखो
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किसका होता है, जो H प्लस डोनर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जल्दी से H प्लस डोनेट कौन करेगा, तो हमको पता है कि अप टू डाउन जाते, देखो NH3 दिया है, PH3 दिया है, ASH3 दिया है, और फिर बोलो BiH3 दिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमको पता है कि अप टू डाउन जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ यदि देखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ यदि बात करेंगे तो PH का बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यहाँ बात करेंगे तो ASH का बॉन्ड है, और यहाँ बात करेंगे तो बोलो BiH का बॉन्ड है ना। रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा इसी का होगा, जो जल्दी से H पर डोनेट कर रहा है ना, और एसिडिक नेचर भी इसका ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर भी इसका ज्यादा होगा, लेकिन बेसिक नेचर इसका ज्यादा हो जाएगा, उल्टा अभी हाल मैंने बोला था। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, बोलो D। आंसर क्या होने वाला है, प्रबल अपचायक में D हो जाएगा। चलिए, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसको अपने एक ऐसे तरीके से याद किया था, तुमको याद हो तो NH3 है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या वाला है ये, PH3, फिर बोलो ASH3 है ना, उसके बाद बोलो SBH3, और फिर बोलो BiH3 है ना। बोलो इन तीनों के अंदर वंडरवाल बॉन्ड होता है, और इसके अंदर बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये उठ के कहाँ जाता है, दो के बीच में आ जाता है, तुमको याद हो तो। ठीक है, तो बोलो PH3 है ना, फिर बोलो ASH3, फिर बोलो NH3, फिर बोलो SBH3, और फिर बोलो BiH3। ठीक है, और फिर ये बात तो अपने को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर बोलो मोलर मास, और मोलर मास ज्यादा होगा तो वन डबल बॉन्ड ज्यादा होगा, तो बोलो ऑर्डर क्या आने वाला है, ये आएगा, अमोनिया बीच में आके बैठेगा। देख लो ऐसा ऑप्शन सबसे ज्यादा BiH3, फिर बोलो SBH3, NH3S, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड कौन होता है, तो हमको ये बात पता है। देखो HF लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, बाकी सबके सब कैसे होते हैं, गैस होते हैं है ना। HF लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ये HF क्या होता है, HF क्या होता है एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है, लिक्विड होता है ड्यू टू रीजन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF कैसा होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल दिमाग में बात को फिट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पैराग्राफ का क्वेश्चन आया है। इन एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वाइल कीटोन इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है ना। कीटोन के अंदर जो है कार्बन, वो दो कार्बन जुड़ा होता है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड में। द कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, एंड देयर डेरिवेटिव, बिल्कुल ये बात सही है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन पैराग्राफ और क्वेश्चन का कोई मैच नहीं होता कि पैराग्राफ पढ़ के अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर दे पाए, हो नहीं पाएगा है ना। देखो सीधे मैं यदि क्वेश्चन पे चलता हूँ, यदि पैराग्राफ नहीं भी दिया जाए तो भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप मतलब देखो क्या यही होने वाला है, डबल बॉन्डेड, बोलो sp2 हो जाएगा। सीधा आंसर B हो जाएगा। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो B हो जाएगा, सिंपल। फिर देखो नेक्स्ट, विच सीरीज रिप्रेजेंट कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो देखो है ना, सबसे पहले देखो अपने को पता है कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो भी एलिफेटिक वाले, यदि एलिफेटिक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अपन के एसिडिटी का ऑर्डर यदि देखते हैं तो अपन DNP रूल लगाते हैं। देखो DNP रूल लगाते हैं, दिमाग में DNP रूल होना चाहिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है -I या +I जो भी है, -I के बारे में बात करते हैं जनरली, वो कम होता जाएगा है ना। अब देखो सबसे पहले देखो इस कार्बन पर -I वाला ग्रुप लगा है। चलो मैं यहाँ पे एक अगर ये लिख देता हूँ, चलो है ना, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, देखो ध्यान से है ना। देखो सबसे पहले ये फ्लोरीन दिया है, ये फ्लोरीन दिया है, ये फ्लोरीन दिया है, और ये बोलो COOH है ना। अपने को पता है कि एसिडिक स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो +I होता है। ये बात तो अपने को याद होगी सही है ना, बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं। बोलो सेकंड पे बोलो CH2 दिया है, और ये बोलो NO2 दिया है, और फिर बोलो COOH दिया है। फिर बोलो नेक्स्ट क्या दिया है, बोलो CH2 दिया है, ये बोलो Cl दिया है, और फिर बोलो COOH दिया है।
फिर बोलो CH3 दिया है, फिर बोलो CH3 दिया है, और ये बोलो COOH दे दिया, चलो है ना। चलो अब देखो ध्यान से इसको, है ना, अब इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो सबसे पहले क्या यहाँ पर -I लग रहा है, क्या यहाँ भी -I लग रहा है, क्या यहाँ भी -I लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्टेंस चेक करेंगे ना, मतलब DNP रूल यही बोलता है सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस, है ना। D मतलब डिस्टेंस, N मतलब नंबर, और P मतलब बोलो पावर, ठीक है। डिस्टेंस सबसे पहले ना, डिस्टेंस चेक करेंगे, सबके लिए डिस्टेंस सेम है। देखो इसी कार्बन से ये जुड़ा है, इसी कार्बन से ये जुड़ा है, इसी कार्बन से जुड़ा है, इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। मतलब सबकी डिस्टेंस कैसी है, सेम होने वाली है, डिस्टेंस सेम है। फिर चेक करो, चलो है ना, डिस्टेंस खत्म हो गई, नंबर चेक करो, यहाँ कितने नंबर, कितने -I लग रहे हैं, बोलो 3, यहाँ कितना -I लग रहा है, बोलो 1, यहाँ कितना -I, बोलो -1, और यहाँ तो +I लग रहा है। मतलब सबसे कम एसिडिक तो कौन होगा, ये हो जाएगा CH3COOH, सबसे कम एसिडिक कौन सा होने वाला है, CH3COOH होने वाला है, ठीक है। चलो तो अब DNP के अंदर अपन देखा है कि D खत्म हो गया, N सबसे ज्यादा नंबर किसका आ रहा है, बोलो यहाँ पे फ्लोरीन, और बोलो फ्लोरीन, 3 -I यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1 -I है, और यहाँ बोलो 1 -I, यहाँ तो +I है सबसे लास्ट में। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होने वाला है, सबसे ज्यादा एसिडिक बोलो ये होने वाला है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है चेक कर लो, बस एक ही ऑप्शन जगह ऐसा आ रहा है जहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक इसको बताया जा रहा है, मतलब ये एक ऑप्शन को चेक करने से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी देखो, जैसे यहाँ 1 -I है, यहाँ भी बोलो 1 -I है। जब नंबर सेम हो जाए तो किसको चेक करेंगे, पावर को चेक करेंगे। जब नंबर सेम हो जाए तो हम किसको चेक करेंगे, पावर को। अब ज्यादा -I किसका होने वाला है, NO2 का, मतलब ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलो ये, और ये सबसे लास्ट में है, मतलब आंसर क्या आने वाला है, D आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, है ना। देखो ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन की इसमें बात चल रही है, और एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, है ना। उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। अब उसकी रिएक्शन को ध्यान समझो, उसकी एक एक स्टेप को ध्यान समझो, है ना। सबसे पहले स्टेप वाइज यदि अपन चलें तो सबसे पहली बात यदि अपन करें तो यहां मैंने लिखा सबसे पहली स्टेप, है ना। सबसे पहले क्या होता है, मैंने लिखा CH3, है ना, या मैं इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं, है ना, हाइड्रोजन को थोड़ा अलग करके लिखता हूं। देखो ध्यान से, मैंने यहां लिखा CH2 और मैंने लिखा H, और यहां लिखा मैंने CHO, ठीक है। क्या लिखा, CHO। अपने को पता है कि इसका जो रिएजेंट होने वाला है वो है डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा OH-, ठीक है। OH- पहले क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर करेगा, ठीक है। मतलब सबसे पहली स्टेप में क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को बाहर करना है, अपहरण मतलब बाहर करना है ना। अपने को क्या करना है, H+ को बाहर करना है। जैसे H+ बाहर होगा, है ना, मतलब एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, और साथ में क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। मतलब 2 स्टेप इसमें एक साथ होने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये होगा माइनस, और ये बोलो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ आने वाला है CH2, और ये बोलो नेगेटिव, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या बन गया, बोलो CHO, इसको हम बोलते हैं इनोलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट। मतलब पहले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होने वाला है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, मतलब पहले A आएगा, उसके बाद क्या आएगा, C। A और C कहाँ कहाँ आ रहा है, तो A और C एक तो आ रहा है A ऑप्शन में, एक आ रहा है D ऑप्शन में। मतलब C और D तो क्या हो गया, खत्म ही हो गया। मतलब क्या हो गया, है ना, B मतलब बॉम्बे, और C मतलब C वाला ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए, मतलब A और D में से कोई एक आएगा, है ना। अब इसके बाद क्या आने वाला, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, हाँ। ये किसका काम करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल का, है ना। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। चलो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो ध्यान से, अगला जो मॉलिक्यूल आएगा ना, क्योंकि एल्डोल के अंदर 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो बोलो नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बोलो H, ठीक है। अपने को पता है ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। तो बोलो यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ कौन अटैक करने वाला है, बोलो CH2 नेगेटिव, और ये बोलो CHO, ये अटैक करेगा पूरा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन पे अटैक किया, तो बोलो अब क्या होने वाला है, अगली स्टेप में क्या होगा, चेक कर लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, मतलब A C, और बोलो अब क्या होने वाला है, D, A C और बोलो D, A C और बोलो D, है ना। मतलब आंसर तो अपना आ ही गया ना, फिर भी अपन पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ये CH3, यहाँ बोलो ये O-,
ये बोलो H, और यहाँ आके कौन जुड़ जाएगा CH2, और फिर बोलो CHO, है ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन HOH, तो बोलो यहाँ प्लस और ये बोलो माइनस, ये यहाँ की जुड़ेगा, तो बोलो ये हो गया CH3, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन मतलब H प्लस का जुड़ना, है ना। तो CH3, ये बोलो OH, ये बोलो H, अब फिर बोलो यहाँ CH2 और बोलो CHO, ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो बोलो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड CH, और बोलो क्या बनेगा CHO, ये अपना प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप की स्टेप में जो है कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। 2 से 3 स्टेप में ही अपना आंसर आ जाएगा, है ना, 2 से 3 स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल CUT का क्वेश्चन होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो आइडेंटिफाई ए, है ना, ए अपने को बताना है, और ये बिल्कुल अपने को दिख रहा होगा, ये बिल्कुल रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अपने को दिख रही है ना। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मतलब अपने को समझ में आता है, इसका शॉर्टकट तरीका भी अपन देखा था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, है ना। उसमें कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। पहली बात अपने को उल्टा पूछा है कि रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि ये बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट किससे बनेगा, इन चारों में से। मैं इन चारों में से किसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराऊं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए। तो हर बार अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, इस बार क्या करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाना है, उल्टा चलना है ना। तो चलो देखो 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 ध्यान से, यहां जो है हर एक का अपन क्या करवाते हैं, चलो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं। इसका तो होगा नहीं, ये बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, है ना, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, है ना। जब ये भी नहीं होगा, चलो, है ना, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं। यहाँ जब करेंगे तो एक ऑक्सीजन लगाया था अपन ने, है ना, तो बिल्कुल ये और ये बनने वाला है, क्या ऐसा दिख रहा है, क्या एक ही बनेगा, यहाँ 2 बनाने हैं, बोलो ये बिल्कुल 2 बन रहे हैं ना। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग, है ना। मतलब ये वाला जो अपने को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो नेम दिया है IUPAC नेम, ये इन चारों में से किसके अंदर बन रहा है ना। इन चारों में से किसके अंदर ये बन रहा है ना। अपने को A B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से किस में बन रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले C6H5CHO और C6H5COCH3 क्या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से ये बनता है क्या। तो अपने को एक एक रिएक्शन करा के अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये बनता है कि नहीं बनता है। चलो सबसे पहली रिएक्शन अपन चेक कर लेते हैं, चलो, है ना। सबसे पहला अपने को दिया है A, चेक करो। एल्डोल कंडेंसेशन में अपने को पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो CHO है उसका ऑक्सीजन जाता है और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। तो देखो C6H5 और CHO दिया है, CHO दिया है। दूसरा बोलो ये बिल्कुल एसिटोफिनोन है, ये, है ना। थोड़ा घूम के आएगा इधर से, देखो थोड़ा सा घूम के आएगा, देखो ध्यान से, है ना। देखो ये लिखा मैंने H2 और ये लिखा मैंने CH3 है, ये वाला लिखा मैंने, बोलो। उसके बाद बोलो C डबल बॉन्ड O और फिर बोलो C6 और फिर बोलो H5, ठीक है। तो यहां से बोलो O जाएगा और यहां से बोलो H2 जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद, चलो रिएक्शन में इधर लिख देता हूं आगे, है ना, ताकि बाकी रिएक्शन भी यहीं आ जाए, ठीक है। देखो C6H5 फिर बोलो CH डबल बॉन्ड CH, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O और फिर बोलो C6H5। चलो अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी अपने को क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। इसका अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो चेक कर लो, चलो, है ना। तो बोलो क्या ये PCC हो जाएगी अपनी, ये बिल्कुल PCC हो जाएगी। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर डबल बॉन्ड, इधर बोलो कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बोलो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, बोलो 1 2 3। चलो अब चेक करो 1 3, है ना। 1,3 डाइफिनाइल कहीं दिख रहा है क्या, देखो 1,3 डाइफिनाइल अपने को दिख रहा होगा, 1,3 डाइफिनाइल, है ना। उसके बाद देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, तो प्रोप लिखा जाएगा, है ना। प्रोप लिखने के बाद देखो, प्रोप के बाद बोलो 2 in, है ना, प्रोप 2 in और 1 on, बिल्कुल अपना जो आंसर है ना, आंसर तो ये पहली रिएक्शन में आ गया, है ना। पहली रिएक्शन में अपना आंसर आ गया, है ना। बाकी में ऐसे आंसर नहीं आएंगे, है ना। देखो ध्यान से, यदि अपन और यदि किसी को चेक करें, है ना, और यदि अपन चेक करें तो ये तो होगी नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है। ये आपस में कर सकता है, ये आपस में कर सकता है ना, ये बिल्कुल आपस में कर सकता है, C6H5COCH3, है ना।
पर ये तो इसने ये क्रॉस के साथ तो होगा नहीं, है ना, सेल्फ कर सकता है ये तो, है ना, और यहाँ तो क्रॉस दिया है, ठीक है। फिर देखो C6H5CHO सेल्फ, है ना, तो क्या ये रिएक्शन कर सकता है कि सेल्फ? ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ यदि करना चाहे, ये सेल्फ यदि करना चाहे तो एक बार चेक कर लो, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सेल्फ कंडेंसेशन से आ रहा है क्या आंसर, है ना, डी ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, चलो, है ना, डी से चेक कर लेते हैं। वैसे तो अपना आंसर एक से आ गया, है ना, C6H5, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ देखो ये, है ना, यहाँ देखो इसको मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर देता हूँ ना, इसको मैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बोलो C6H5, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा सेल्फ में, है ना, तो ये H2CH, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो CH3, ठीक है। चलो रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट ऐसे था, हाँ। देखो फिर से डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, CH3 बोलो डबल बॉन्ड, और यहाँ बोलो C6H5 बोलो, इसके बाद डबल बॉन्ड के बाद CH, और फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो CH3, चेक कर लो, चलो, है ना। तो यहाँ देखो फिर से PCC का सेक्शन करेंगे तो बिल्कुल, क्या ये वाला IUPAC नेम इसके साथ मैच होगा क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा, मतलब आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। मतलब अपना एक एक रिएक्शन लिख लिख के चेक करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट के बाद अपन उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसके बाद ही अपने को समझ में आएगा कि अपना आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है ना। अपना ये जो पहला चैप्टर था अपना, सॉरी पहला चैप्टर क्या, पहला जो पेपर था अपना, चलिए ये जो अपना पहला जो ABC का पेपर था अपना, इसको अपन ने कंप्लीट किया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। थैंक यू सभी को।